आइए अब हम लोग आज संविधान की विशेषता में आगे चलते हैं। इसमें अगली कड़ी में संविधान की विशेषता है, खास तौर से भारत के संविधान की ना, भारतीय संविधान। इसकी अगली कड़ी है हम लोगों का, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट। कैसा है? सेक्युलर स्टेट। धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर का मतलब क्या होता है? चलिए, सेक्युलर का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बहुत से देशों में, पश्चिमी देशों में, खासतौर से यूरोप में, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, वहां आप देखेंगे तो जो धर्म का मामला है वो दे दिया गया है चर्च को। चर्च डिसाइड करता है कि क्या धर्म के दायरे में है, क्या नहीं है, और धर्म संबंधी निर्णय वही लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जब संविधान बना ना, तभी से इसकी उद्देशिका में, प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द डाल दिया गया। कहाँ पे? उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया गया। मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। मूल अधिकार में कहाँ है? अनुच्छेद 25 से 6ठा मूल अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वहां है। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 44 है। कहाँ? नीति निदेशक जो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक, हाँ, डीपीएसपी भाग 4, उसमें अनुच्छेद 44 जो कहता है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। वो कहता है एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो यूसीसी की जो बात हो रही है, उत्तराखंड एक राज्य है, यूसीसी अपने यहाँ लागू कर दिया। अभी 4 महीने हुए हैं, 5 महीने, उत्तराखंड को यूसीसी लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल। मतलब हिंदुओं के लिए अलग है कानून, मुस्लिम के लिए, हिंदू का जो धार्मिक कानून है, जैसे कि विवाह के रीति रिवाज है ना, उत्तराधिकार के रीति जो है काम, तलाक के नियम, ये सब नियम अलग है, मुस्लिम के अलग है। इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम लॉ में, पर्सनल विधि में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भारत में कहा गया है कि अनुच्छेद 44 लागू कर दी जाए, इसका मतलब राज्य को सौंप दिया गया है कि जब राज्य के पास व्यवस्था बनेगी तो करेगा। तो राज्य ने, हम बताएंगे, राज्य में 4 प्रकार के राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, और साइंस और पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राष्ट्र को भी राज्य कहा जाता है। किसको? राष्ट्र को राज्य कहा जाता है, यानी भारत एक राज्य। तो मेन मुद्दा यह है कि सबके अलग अलग कानून है। इस शब्द से स्पष्ट निकलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। मतलब जो नागरिक है यहाँ के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, नागरिकों का एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान नागरिक कोड, यानी संहिता होना चाहिए, यानी कानून होना चाहिए, यानी सबके एक समान कानून हो। इससे क्या होगा कि भेदभाव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, सबके विवाह के कानून का, यानी विवाह के नियम सब एक जैसे होंगे, उत्तराधिकार के एक जैसे होंगे, है ना। वहाँ मुस्लिमों के देखिए, महिलाओं के उत्तराधिकार में बड़ा विवाद है। हम लोग जो उत्तराधिकार पिता की संपत्ति में पुत्री को मिल गया है, वो सिर्फ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में मिला हुआ है, मुस्लिम में नहीं मिला हुआ है। मुस्लिम में पुत्री को पिता की संपत्ति में अभी भी अधिकार नहीं है। तो बहुत कुछ वहां अभी भी नहीं महिलाओं को।
तो इसीलिए सबको एक समान किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए लागू हो जाता तो पूरे देश में बवाल खत्म हो जाता। और ये धर्मनिरपेक्षता की धारणा को तो लेके आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, यहाँ तो हम बताए कि संविधान में यहाँ यहाँ धर्मनिरपेक्ष झलकता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का यानी राज्य का यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो भारत का कोई धर्म है नहीं है, भले कर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम आपको बता दें लाखों साल बीत जाएंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। ये सब सिर्फ नाटक है, मनोबल बढ़ाना घटाना, आनंद लेना और अपना प्रचार करना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही यही है कि हमारा राष्ट्र धर्म यानी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, यानी राज्य जो है सभी धर्मों को समान मानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और देखिए सबसे बड़ी बात कि धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ नकारात्मक रूप में अपनाई गई है, यानी निगेटिव या फिर पॉजिटिव किस रूप में अपनाई गई है, तो हम बताएंगे सकारात्मक रूप में हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कैसे, अभी हम बता रहे हैं। देखिए नकारात्मक का मतलब है कि हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया है कि राज्य दूसरे के साथ किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगा, मतलब अब धर्म का मामला जो है चर्च को दे दिया गया है, राज्य अपने से हटाया नहीं है, चर्च को नहीं दिया है। ब्रिटेन में अपन राज्य जो है वहां की सरकार चर्च को दी है धर्म का मामला, यानी वहां नकारात्मक रूप में राज्य अपने यहाँ एडॉप्ट करके रखा तो है धर्म को, लेकिन अपने यहाँ स्वीकार करके अपने अधीन करके नहीं चलाता। हमारे यहाँ क्या है कि धर्म को राज्य को सौंप दिया गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया करेगा और सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्म वालों के साथ, ये इसको सौंपा गया है। इसीलिए सकारात्मक रूप में हमारे यहाँ पॉजिटिव वे में लिया गया, राज्य को सौंप दिया गया। संविधान बना किसके लिए, सरकार और राज्य के और हम ही लोगों के लिए बना, तो हम लोगों को सौंप दिया गया, नहीं हमारे यहाँ सकारात्मक रूप में। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो रट डालिएगा, ये हमारे यहाँ सकारात्मक रूप में अपनाया गया। शब्द भले दिखता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं का मतलब हर जगह नकारात्मक नहीं होता है। उसकी अगली लाइन देखिए, किसी के साथ, यानी वहां लिखा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा है, सभी धर्म राज्य के लिए बराबर है, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। ये सकारात्मकता की बात है। कौन सी बात है, सकारात्मकता की, पॉजिटिव की, सभी धर्म बराबर है, सबको समान अधिकार दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तो याद रखिएगा हमेशा हमारे यहाँ सकारात्मक रूप में अपनाएगा। अगला है विशेषता हम लोगों की, हमारे संविधान में प्रियम्बल भी है। ये अलग बात है कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका का कई हिंदी होता है ना, उद्देशिका या प्रस्तावना, अपना याद रखिए। प्रस्तावना हमारे संविधान में है, ये भी एक विशेषता है। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उठा के अलग अलग देशों का, हर जगह प्रस्तावना नहीं है, हमारे यहाँ है। और हम बताए थे प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, याद करिए, स्रोत में बताए थे अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन भाषा इसकी कहाँ से ली गई है या भावना, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, इसकी भाषा ली गई। भाषा का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं हम भारत के लोग, तो वहाँ वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो लोग बोलते हैं वी द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो भाषा वहीं से लिया। अब ये जो उद्देशिका है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये हमारे संविधान को जानने की कुंजी है। अगर संविधान में कोई चीज नहीं मिल रहा है तो उद्देशिका से जान सकते हैं।
संविधान को जानने की कुंजी है। इट इज की टू नो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज की टू नो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को जानने की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी है, गाइड वाली कुंजी नहीं। अगर संविधान पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आइए उद्देशिका पे, प्रियम्बल पे, और चेक करिए कि वो पॉइंट जो कह रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो इट इज की टू नो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, ये जो संविधान को जानने की कुंजी है, ठीक है, ये संविधान की आत्मा भी है। क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? जो हमारा मूल अधिकार का छठा विषय जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्यों कहा है हम वहां बताएंगे। वो इसलिए कहे कि हमारे मूल अधिकार मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन कोई लागू कराने वाला ही अगर न हो तो सब बेकार हो जाएगा, सही में बेकार हो, कोई मतलब नहीं रह जाए। तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अगर पूछे संविधान की आत्मा क्या है, तब अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ऐसे सिर पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का सोल आत्मा क्या है, तो फिर उद्देशिका, प्रस्तावना। अच्छा, आपको हम बताए थे कि प्रस्तावना होता जरूर है पहले पेज पे, किसी भी बुक में प्रस्तावना पहले पेज पे रहता है, संविधान में भी है। लेकिन आप ध्यान करिए, लिखा सबसे अंत में जाता है, बताए थे ना। क्यों? क्योंकि हम किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं। तो हमारा उद्देशिका कई बार पूछा गया है। उद्देशिका संविधान लिखते समय सबसे अंत में लिखा गया। कब लिखा गया? सबसे अंत में। यही क्वेश्चन पूछता है, जबकि है पहले, लेकिन लिखा गया सबसे लास्ट में। इसीलिए तो उद्देशिका में ही लास्ट में लिखा गया है कि इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, हम बताएंगे एडॉप्ट, इनेक्टमेंट, है ना, वहां बताएंगे किया गया, सब सिखाएंगे वहां। अभी शुरू कहाँ किए, बस बता रहे हैं। तो ये भाई उद्देशिका में लिखा गया, इसका मतलब अंतिम में लिखा गया, नहीं तो पहले ही से पता है क्या कब बन के तैयार होगा। ठीक, अच्छा, अलग अलग लोगों ने संविधान उद्देशिका को अलग अलग नाम से भी बोला है। जैसे सुभाष कश्यप का नाम सुने हैं? नहीं सुने? सुभाष कश्यप का नाम नहीं सुने? बहुत बड़े विधि शास्त्री हैं और कह सकते हैं राजनीति शास्त्री भी हैं। सचिवालय में थे हमारे, जो केंद्र का दिल्ली में है, और वो सचिवालय में थे। इतना ऐसी ही जानकारी थी पहले से, बहुत बड़े अफसर थे ही, और सचिवालय में रहते रहते लिखे एक बुक, हमारी संसद, बहुत सी बुक लिखे, हमारी संसद पढ़ते हैं लोग। तो सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान यदि शरीर है, क्या है? ज्यादा आगे चले गए का? अच्छा, हम प्रस्तावना पे चले गए, ज्यादा आगे चले गए, कोई बात नहीं। संविधान अगर शरीर है, संविधान यदि शरीर है यानी बॉडी है, तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। क्या है? प्रियम्बल इज इट्स सोल। और यदि उद्देशिका आधारशिला है, उद्देशिका यानी प्रियम्बल क्या है? आधारशिला, यानी कह सकते हैं कि जो नींव है, नींव जिसपे बेस में, जिसपे पिलर, आधारशिला मतलब पिलर। उद्देशिका आधारशिला है,
तो हाँ न्यू तो संविधान उसकी अट्टालिका, उस पे खड़ी इमारत है। संविधान उस पर खड़ी इमारत है, अट्टालिका है, इमारत बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। ये कहे थे। यानी हर हाल में क्या करें, संविधान जो कुछ है उसका मेन बेस क्या है? उद्देशिका है। इसको कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा कराने में टाइम जाएगा, करा देंगे। यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्डिंग हो जाएगा, कर लीजिएगा। इसको कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, इसी प्रकार के एम मुंशी क्या कहे हैं? के एम मुंशी का नाम सुनिए। के एम मुंशी ये कभी संविधान सभा में थे कि नहीं? के एम मुंशी कहे राजनीतिक जन्म पत्री है, पॉलिटिकल होरोस्कोपी, पॉलिटिकल होरोस्कोपी राजनीतिक जन्म पत्री है। ये क्यों कर रहे हैं पता है? ये जन्म कुंडली है संविधान की। अगर संविधान को जानना है, बस पंडित जी को जन्म कुंडली दे दीजिए, वो बता देंगे ये अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 23 में क्या है, पूरा बता देंगे पंडित जी। ये क्या है? राजनीतिक जन्म पत्री सही में है, ये मुंशी कह रहे हैं। पॉलिटिकल होरोस्कोपी एन ए पालकी वाला क्या कहते हैं? ये कहते हैं संविधान का ये परिचय पत्र है। ये पालकी वाला, झुनझुन वाला, लग रहा है पहले सब ये लोग बनाते थे, पालकी बनाते थे, जिनके घर वाले उनका नाम पड़ गया पालकी वाला। हाँ, वो पश्चिम भारत में आपको मिल जाएंगे, पश्चिम भारत में ज्यादा ही नाम। तो ए एन पालकी, एन ए पालकी वाला या ए एन पालकी वाला है। ये कहे कि संविधान क्या है? परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना हमारा क्या है? संविधान का परिचय पत्र है, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आइडेंटिटी कार्ड है, मतलब बस देश का दिखाई आइडेंटिटी कार्ड हो जाए। अच्छा अच्छा, भारत का संविधान, मतलब दुनिया को अगर बताना है बस उस देश का दिखा दीजिए एक मिनट, जाने अच्छा भारत का संविधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा ही है कि दुनिया जान जाए, है ना, सब कुछ बता दिया गया। तो ठीक है, परिचय पत्र है, यानी जानकारी देता है कि संविधान कैसा है। तो हालांकि हम लोग जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे उद्देशिका चैप्टर शुरू कर देते का, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान दिया गया है, पीछे आ जाएंगे। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन कब है, कहाँ है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में? भाग 18। मान लीजिए हम गलती से बोल दे भाग 24, भैया नहीं 62 भैया, तो भाग 18 में है अनुच्छेद 352 से 360, बहुत ईजी, 52, 56 और 60। ये आपातकाल लिया कहाँ से गया इसका प्रोविजन? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और हम बताएं कि 3 प्रकार के हमारे यहाँ इमरजेंसी है, वहां पढ़ाएंगे। एक राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 352 में है, आर्टिकल। नेशनल इमरजेंसी
दूसरा है राज्य आपात, जिसे हम लोग कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, है ना, स्टेट इमरजेंसी भी बोल देते हैं, या राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसी को कहते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, ये अनुच्छेद 356, चार चार अनुच्छेद पे है इसलिए याद भी हो जाता है। 352, फिर 356, और फिर एक है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? बताए थे ज्यादा विद्वान हो जाएंगे, फाइनेंशियल नहीं बोलेंगे। हाँ, फिनांस। अभी हुए नहीं है लग रहा है। तो वित्तीय आपात जो है आपका 360 में। तो तीनों तो यहाँ पे झलकी तो ले ही सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। 52, 56, 60, चार चार अनुच्छेद आगे हैं, पहाड़ा आता ही है। तो राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात, तीन तरह के आपात हम वहाँ पढ़ाएंगे डिटेल में, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं है। लेकिन वित्तीय आपात हमारे यहाँ अभी तक एक भी बार लागू नहीं। दुनिया में हर जगह लागू हो गया, लेकिन भारत इतना महान देश शुरू से महान रहा है, कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं। अभी कोरोना आया था, कोई दिक्कत नहीं, कभी इमरजेंसी ही नहीं आई। अमेरिका में पता नहीं कितनी बार वित्तीय आपात लग गया, बताइए कितना गरीब देश। असली बात, हम लोग बचपने से गरीब में रहे ही है, आदत पड़ गई है। क्या बात, ठीक है, कोई बात नहीं। तो महान है, अमीर हो गरीब उससे क्या, महान तो महान सब। अच्छा, हम हर देश का एक दिन देख रहे थे, कोई देश अपने को ये नहीं कह रहा था कि हम बड़ा खराब है। कोई कहता, किसी का पढ़े तो देखिए, कह रहा है हमारे यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता। कोई कोई लिखा है कि हमारे यहाँ के लोग भूखे नहीं मरते। मतलब ऐसे ऐसे स्लोगन है हर देश का कि आप देखेंगे लगेगा कि वही महान है। तो कोई अपने देश को तो महान कहेगा ही, तो हम भी महान हैं। आइए 17वां इसका देखते हैं विशेषता हम लोग, संविधान का त्रिस्तरीय सरकार। ये काम का है, बहुत काम का है, नोट कर लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, चाहे जो एग्जाम लीजिए। हाँ, 3 टीयर। और ऐसे तो उसमें भी आता है जो गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय से हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है। जी हाँ, देखिए, एक सेंट्रल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार, मोदी जी। स्टेट, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो खुद ध्यान करिए, मोदी जी का पूरे भारत पे है, तो आप भी भारत में हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। और तीसरा लोकल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार में आपके नगर निगम और पंचायती राज आते हैं। कौन आते हैं? इसमें आते हैं नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज। ध्यान समझिएगा। अब आप हैं कहाँ? अगर आप शहर में हैं, ध्यान से देखिए, जैसे आप इस समय शहर में हैं, तो आप पे कौन कौन शासन कर रहा है? ये योगी जी कर ही रहे हैं। बिहार के नहीं ना आप लोग, फिलहाल जहाँ के हो, लेकिन यहाँ तो योगी जी है। और ये नगर निगम है, 3 लोग का शासन। गांव के जो लोग हैं, इनका इनका और तब इनका नहीं रहेगा, स्थानीय सरकार। और उसके बाद एक और है, घर में मम्मी पापा, अलग शासन।
4, और शादी हो गई तो फिर 5 शासन है, हालांकि 2 को गिना नहीं जाता है, वो अपने से महसूस कर लेते हैं लोग। 3 रहता, ये महसूस कराया जाता है ना। तो 3 त्रिस्तरीय सरकार है कि नहीं हमारे यहाँ? ठीक है, आइए बस एक बचा है समझाने वाला आप लोगों को, संविधान के कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। आपको दौड़ा दे एक नजर में, आपका बुद्धि और विवेक कितना तेज है देखिएगा। अपने से याद करने वाला है, लेकिन फिर भी हम संविधान के सभी पार्ट, सभी भाग पहले बता दें। इसमें से आप लोग करिएगा क्या कि आज खाली 4 या 5 तक याद करिएगा, फिर बीच बीच का लगातार मत याद करिएगा। बीच बीच का याद करेंगे ना तो एक आध को याद हो जाएगा, फिर उसके आगे और उसके पीछे जोड़िएगा। लगातार जोड़ेंगे तो नहीं याद होता है। जैसे हम लिख तो दे रहे हैं, लेकिन बताएंगे आज टिक करके कि कौन याद करिएगा। जब याद हो जाएगा तब आगे पीछे करिएगा। देखिए भाग 1 में क्या है, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4 आर्टिकल, टोटल वही चलेगा। भाग 1 मतलब पार्ट 1 आर्टिकल, वही हिंदी इंग्लिश सेम है। इसमें क्या है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बोल तो दिए, संघ एवं यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा भाग 2, भाग 2 नागरिकता है। देखिए पहले भारत की बात की, इसमें आप देखेंगे भारत और उसके राज्य गिनाए, उसके बाद वहां रहने वाले नागरिक। तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप है। इसमें क्या है? सिटीजनशिप। इसमें अनुच्छेद देखिए पिछड़ गया 5 से 11। पार्ट 3 में क्या है? मूल अधिकार है, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35। ये क्या है? फंडामेंटल राइट। ये आपका फंडामेंटल राइट है। जैसे ही फंडामेंटल राइट छीनता है आदमी मेंटल हो जाता है, पता है कि नहीं? बहुत जरूरी है। यानी मूलभूत अधिकार है इसमें। क्या है? मूलभूत अधिकार। देखिए पहले नागरिक भारत की बात की गई, फिर यहाँ रहने वाले नागरिकों की बात की गई, उसके बाद उनके अधिकार बताए गए। अधिकार जब बता दिए गए तब राज्य का कर्तव्य बताया गया। हाँ, तो भाग 4 में क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ही है। उसके बाद जोड़ा गया, ये जोड़ा गया भाग 4 क नया रखा गया 4 क, इंग्लिश में 4A। इसमें एक ही अनुच्छेद है, भले 11 मूल कर्तव्य आज हैं, लेकिन वो एक ही अनुच्छेद में है। 11 अनुच्छेद नहीं है, बस एक अनुच्छेद है, बस एक तो। और अनुच्छेद का नाम क्या है? आर्टिकल का नाम क्या है? 51A यानी 51 क, है ना। इसमें है आपका मूल कर्तव्य, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। और राज्य के नीति निदेशक तत्व थे, वो राज्य का कर्तव्य था। और एक किसका कर्तव्य है? व्यक्ति का, नागरिक का कर्तव्य, हमारे नागरिकों के, व्यक्ति का नहीं, नागरिकों का। अब विदेशी नहीं आएगा तो उससे कर्तव्य कराएंगे नहीं, व्यक्ति नहीं हो जाए, नागरिक, नागरिकों के। याद रखिएगा एक ही अनुच्छेद है बस, इसमें 11 कर्तव्य है ड्यूटी, लेकिन अनुच्छेद एक ही हम बताएंगे। हाँ अभी तो जगह था ही, कोई बात नहीं। भाग हम पढ़ा रहे, भाग
तो भाग 5 ये अनुच्छेद 52 से 151 कितना हो गया? 52 से 151 घटाएंगे तो 99 आएगा, लेकिन 52 को भी तो गिनिए। तो 100 आर्टिकल है, कितने? 100। और भारतीय संविधान का यानी हमारे संविधान का सबसे बड़ा पार्ट यही है, 100 अनुच्छेद सबसे बड़ा है। इसमें है संघ का या केंद्र का शासन, गवर्नेंस, सिर्फ संघ लिखा है वहां, बस सेंट्रल और कुछ नहीं लिखा है। लेकिन आप ध्यान रखिए संघ का शासन है इसमें, केंद्र का शासन है ना, जबकि लिखा संघ है, सिर्फ सेंट्रल लिखा है, गवर्नेंस ऑफ सेंट्रल, लेकिन सिर्फ लिखा है सेंट्रल, संघ शब्द लिखा है। हाँ, तो संघ। भाग 6 में क्या है? ये अनुच्छेद 151 से 237 तक, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसमें राज्य है, क्या है? स्टेट, यानी राज्य का शासन है। क्या है? पूरा लिख दे, गवर्नेंस ऑफ स्टेट। राज्य ही बस लिखा है, क्योंकि सिर्फ शासन ही इसमें नहीं है, इसमें न्यायपालिका भी है। हालांकि सरकार के तीनों अंग हैं, तो शासन हो ही गया। शासन, गवर्नेंस, सरकार सब एक ही है। प्रशासन और शासन में अंतर होता है, हम बताएंगे, है ना। शासन में सब आ जाए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेकिन प्रशासन में सिर्फ कार्यपालिका आएगा, व्यवस्थापिका न्यायपालिका नहीं आएगा, ये दोनों, है ना। भाग 7 ये निकाल दिया गया है, क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद एक ही था 238, ये निकाल दिया गया, निरसित, प्रिवेल कर दिया गया। हाँ, प्रिवेल कर दिया गया है, हटा दिया गया। भाग 8 देखिए, केंद्र की बात हुई, फिर राज्य की बात हुई, अब किसकी बात होगी? संघ शासित प्रदेश की बात होगी। 3 तरह के हैं ना हमारे यहाँ सत्ता, केंद्र भारत भी है, राज्य भी है, और केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं, यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी, पुदुचेरी, दमन दीव, नगर हवेली। हाँ, तो भाग 8 में संघ शासित प्रदेश है। हाँ, अनुच्छेद कर लेते हैं पहले, 239 से बताइए फट से, 43 में तो हुआ जाएगा, ध्यान से देखिए, 42 है ना हो। हाँ, ध्यान से देखिए, अनुच्छेद लिखवाए कि नहीं इसमें? अच्छा, अनुच्छेद नहीं लिखवाए। ये है आपका संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। ये होते क्या है, हम आगे देखिए, अभी सुन लीजिए बस, संविधान तो इतना अच्छे से आएगा आपको कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी जीवन में पढ़ने की और समझने की, लेकिन जब शुरू करेंगे तब पहले चैप्टर से, अभी तो बस बता रहे हैं कि किसमें क्या क्या है। इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटोरी। अब देखिए भाग 9 पंचायती राज यही जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? हाँ, यही जोड़ा गया है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो अनुसूची 11 भी जोड़ी गई, फिर 12 और भाग भी जोड़ा गया। अब सोचेंगे भाग तो पहले से था, फिर जोड़ा कैसे गया? हम बताएंगे ना, ये चारों ना डिटेल में वहां बताएंगे तब समझ में आए। ये चारों में सिर्फ राज्य 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 ही थे। 1956 के पहले संघ शासित घोषित प्रदेश नहीं होता था। राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ ना, तो संघ शासित यहाँ कर दिया गया, ई और ई खाली रह गए। डिटेल में बताएंगे तब समझ में नहीं आएगा, तो फिर भी बता दे, जब ये खाली था तो यहाँ पंचायती राज रख दिया गया। त्रिस्तरीय सरकार है ना हमारे यहाँ, तो पहले केंद्र की बात हो गई,
फिर राज्य की बात हो गई, हालांकि राज्य में संघ शासित राज्य भी अलग से हम बता दिए। और फिर स्थानीय सरकार, पंचायती राज भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243। सोचिए ऐसा क्या आफत आई कि ऐसे रखना पड़ा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ए क ख ग घ ङ फिर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़, तो 15 नंबर तक आया। इंग्लिश में हो जाएगा ABCD FGHIJKLMN O, तो इंग्लिश में हो जाएगा 243 ओ हो जाएगा, 243। वहां हम सिखाएंगे डिटेल में। ये नगर निगम है। फिर उसके बाद, अरे हाँ ये पंचायती राज है। उसके बाद नगर निगम आएगा। तो भाग 9 का देखिए ये भी नया जोड़ा गया, यो नया, क्योंकि जब 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा भी पिछले टर्म पढ़ाए थे, तो 11वीं 12वीं जो जोड़ी गई, 11वीं से पंचायती राज, 12वीं से नगर निगम, वो अनुसूची में था, यहाँ पे भाग में भी रखा गया, तो भाग 9 क में रखा गया। अब यहाँ पे 243 अड़ा है कि यहाँ है, देखिएगा थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। त से हाँ 243 यह छ, सही पढ़े हैं, ये छ वाला छ। अब सोचेंगे ये कैसे हो गया, यह के बाद छ, तो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं जबकि हिंदी में ज्यादा होते हैं, तो इंग्लिश के हिसाब से ये चला है। तो ओ के बाद देखेंगे PQRSTUVWXYZ खत्म हो जाता है। हिंदी में क्या होता है, अड़ा के बाद त थ द ध न प फ ब भ म य के बाद र ल है, लेकिन यह 26वां लेटर है, इसीलिए अब इंग्लिश में ABCD शुरू हो जाता है उसके बाद। तो ओ जेड के बाद फिर ABCDEF जी तक मान लीजिए ले चलते। अब हिंदी में क्या हो जाएगा, क ख ग घ ङ च छ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यक्ष। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ZG, इसीलिए जैसे पार्ले जी, हाँ ZG, तो ये हो जाएगा 243 ओ से लेकर नहीं MNOP, हाँ 243 P से लेकर 243 ZG। क्लियर है, हाँ हिंदी में यह अच्छा है, 243 त से लेके 243 ये अच्छा। अब देखिए अंदरवा घुसा रहे हैं सब, क्योंकि बाहर तो 395 अनुच्छेद लिख दिया गया है, बाहर बढ़ाना नहीं है, ड्राफ्टिंग बिगड़े ना, इसलिए पहले केंद्र का फिर राज्य का, अभी संघ शासित ये सब उसके बाद आ गया स्थानीय सरकार। संविधान बना था तो था ही नहीं, जब संविधान बना था नहीं था तो बीच में घुसाइए तो घुसा दिए। हम बताएंगे याद करने के लिए आराम से, वहां डिटेल में एक एक करके याद होगा, कैसे पकड़ेंगे, है ना, वहां याद कराए। तो भाग 9 का अभी अभी हाल ही में एक और घुसा दिए 2011 में, 2010-11 तक ठीक था, एक और इसी में घुसा दिए, 9 ख कर दिए, सहकारी समिति, एक नया घुसा दिए, पता नहीं इसमें लिखवाए कि नहीं, अच्छा लिखवाए हैं। भाग 9 ख एक नया घुसा दिए, सहकारी समिति, अभी इसका अनुच्छेद नहीं लिखवा रहे हैं, कोऑपरेटिव कमेटी, कोऑपरेटिव कमेटी। तो याद रखिएगा, बाकी जो अनुच्छेद हैं या पाठ हैं हम कल पढ़ाएंगे, दौड़ा देंगे एक बार, इतना याद रखिएगा। लेकिन ये एक बार जरूर, हाँ देखिए अभी तक जो हम पढ़ाए ना, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो शुरू के जो 5 तो थे, शुरू के 6 तक वो जरूर याद रखिएगा, शुरू के 6 तक ना, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के 6 तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक
7 निकाल ही दिया गया है। लेकिन आपके लिए अब जितना अभी तक पढ़ाए सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का जितना पढ़े आप लोग वो सब इम्पोर्टेंट है। 9 ख तक याद रखिएगा, धीरे धीरे करके बाकी कल।